Good morning, students. Hello, everyone. So, today I'm here with chapter 3 of your economics, demand. अगर आप किसी को भी पूछो कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, तो दिमाग में अगर किसी का कुछ आता है तो वो है डिमांड और सप्लाई. मतलब अकॉर्डिंग टू एवरीवन इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई के अलावा और कुछ है ही नहीं. ठीक है. तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिमांड और सप्लाई, क्योंकि वो हमारे मार्केट फोर्सेस की तरह काम करते हैं. मार्केट फोर्सेस से क्या मतलब है कि एक ऐसे फैक्टर्स है डिमांड और सप्लाई जो हमारे मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे जब मैं बात करती हूँ कि डिमांड क्या है या सप्लाई क्या है, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे मार्केट के बारे में बताती है. एक प्रोडक्ट का क्या डिमांड है, एक प्रोडक्ट की क्या ज़रूरत है मार्केट में, या वो प्रोडक्ट कितना सप्लाई हो रहा है, उसे कितना अवेलेबल किया जा रहा है मार्केट में, उसके बारे में बात करता है. ओके. व्हाट्स रिटन इन योर बुक इज़ demand and supply are very important concept among basic concepts of economics. A person cannot have analytical power without explanation of demand and supply in economics. Therefore, explanation of two market forces called demand and supply is necessary. Here we will study the concept of demand. दो चीज़ें हैं, एक है डिमांड और दूसरा है सप्लाई. आज हम जो पढ़ेंगे वो है डिमांड. आज जो हमारा चैप्टर है वो है डिमांड. अच्छा, जनरली जब मैं बात करती हूँ वो डिमांड क्या है, ठीक है, तो डिमांड जो है वो एक ऐसा डिज़ायर है, एक चाहत है चीज़ खरीदने की, और वो चाहत खरीदने की आप में ताकत है. यू आर एबल टू, आप उसको खरीद सकते हो एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बर्गर खाना है, मुझे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाना है, तो मुझे बर्गर खाना है इज़ माई वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कि आई वॉन्ट टू ईट मैकडॉनल्ड्स बर्गर. तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर. नाउ दैट मैकडॉनल्ड बर्गर सपोज इट कॉस्ट 60 rupees. So I am able to buy that burger in 60 rupees and I really want to buy it. I really want to buy it. ऐसा नहीं हो रहा कि नहीं कौन पैसे खर्च करेगा, 60 रुपये का कोई बर्गर खाएगा, वो भी दो ब्रेड के बीच में सिर्फ एक आलू टिक्की रखी हुई है, उसके ऊपर कुछ सलाद रखा हुआ है और मैं उसके लिए 60 रुपीज़ पे कर दूँगी. ऐसा नहीं है. I really want to spend that money on it. I'm really willing to spend that money on that burger. समझ में आया? तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मैं वो 60 रुपीज़ खर्च कर सकती हूँ. दैट इज़ आई एम एबल टू एंड विलिंग टू बाई एट गिवन प्राइस. 60 रुपीज़ में ही ख़रीदना है और उसी दौरान, जैसे अगर मुझे अभी वक्त मन हुआ है तो मैं अभी वो चीज़ खरीद सकूँगी, तो वो मेरा डिमांड है. समझ में आया? मतलब जब मुझे कोई चीज़ खरीदने की बहुत चाहत है, लेकिन वो चाहत के साथ साथ मुझ में एबिलिटी है वो चीज़ खरीदने की, मैं वो चीज़ खरीद सकती हूँ, तो हम उससे बोलते हैं डिमांड. ओके. सो अलॉन्ग विद द डिज़ायर, आपको वो चाहत के साथ साथ जब आपके अंदर एबिलिटी भी होती है वो चीज़ खरीदने की, तो हम उससे बोलते हैं डिमांड. Okay. Therefore, here it is written, demand is a quantity of commodity which a buyer desires. जाहिर सी बात है, I am a buyer because I want to buy that McDonald's burger. So that is my desire. I am able to, that is a buyer is able to and willing to buy, and I am fully willing, my heart is willing to buy at a given price. वो 60 रुपीज़ पे ही खरीदने के लिए मैं तैयार हूँ. एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, अभी खाना है मैं अभी खरीद सकती हूँ. समझ में आया? सो व्हाट डज इट टॉक्स अबाउट? सबसे पहला डिज़ायर. डिज़ायर के साथ आप में वो ताकत होनी चाहिए खरीदने की, तो यू आर एबल टू एंड यू आर विलिंग टू, तुम्हें खरीदना भी है अभी और उसी प्राइस पे, तो प्राइस एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ओके. सो व्हाट डज इट टॉक अबाउट? डिज़ायर, एबलनेस, your willingness, and buy at given price at given point of time. Okay. Demand is thus determined by 5 factors, namely desire. देखो 5 चीज़ों से काम कर रहा है. सबसे पहला डिज़ायर,
दूसरा विलिंगनेस टू बाय, वो चीज़ को खरीदने की चाहत, एबिलिटी टू बाय, वो चीज़ खरीद पाना, अ पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। व्हाट डज इट टॉक अबाउट? चाहत, दैट इज डिज़ायर, ओके। विलिंगनेस, आई वॉन्ट टू, एबिलिटी, मेरे में क्षमता है वो चीज़ खरीदने की उतनी प्राइस पे जितनी प्राइस पे वो बिक रहा है, और एट अ पर्टिकुलर टाइम, जो वक्त पे मैं खरीदना चाहती हूँ उस वक्त पे। ऑल दिस 5 फैक्टर्स आर एसेंशियल टू डिफाइन डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कौन सी चीज़ें ऐसी है जो अफेक्ट करती है डिमांड को। देखो, डिमांड हमें पता चल गया कि डिमांड मतलब जब हम कोई चीज़ खरीदने की चाहत रखते हैं और हम वो चीज़ खरीदना चाहते हैं, साथ ही साथ वो चीज़ को खरीदने की हमारे में क्षमता है उस दौरान, जिस दौरान हमें वो चीज़ खरीदनी है, तो उससे हम बोलते हैं डिमांड। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिमांड अफेक्ट करती है? आई रिपीट, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम डिमांड अफेक्ट करती है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी डिमांड डिसाइड करती है, जो हमारी चाहत पैदा करती है उस चीज़ को लेकर। ओके, सो विच आर द फैक्टर्स विच लीड अस टू द डिमांड, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है, ठीक है, उस चीज़ की चाहत को अफेक्ट करती है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहला, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एंड सर्विसेज, सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही है कि वो चीज़ की प्राइस क्या है। जैसे मुझे भी बड़ी चाहत है कि मैं ऑडी खरीदूँ, मैं लैम्बोर्गिनी खरीदूँ, तो वो तो मेरी चाहत है ना, उस चीज़ की प्राइस भी तो मुझे देखनी पड़ेगी ना कि वेर एम आई एबल टू बाई इट फॉर नाउ। हो सकता है मैं फ्यूचर में ख़रीद सकूं, पर क्या अभी मुझ में वो चीज़ खरीदने की क्षमता है? ओके, तो वो क्या है, वो प्राइस, उसकी प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी जो चीज़ है वो है अदर डिटर्मिनेंट्स। आई मेक यू लर्न दैट अदर डिटर्मिनेंट्स टू, पर सबसे पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं। ओके, किसी भी चीज़ को जब हम खरीदते हैं, जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल हम क्या पूछते हैं? क्यों दिया, कैसे पड़ेगा, कितने का होगा, ये सवाल रहते हैं हमारे। वो क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हमारी प्राइस पूछते हैं, उस कमोडिटी की प्राइस पूछते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं तभी हम वो चीज़ खरीदेंगे, अगर हम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकेंगे तो हम वो चीज़ नहीं खरीदेंगे। समझ में आया? तो प्राइस ऑफ कंसर्न गुड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स डिमांड। व्हेन प्राइस ऑफ गुड व्हेन अ प्राइस ऑफ गुड फॉल्स, अ रैशनल कंज्यूमर विल बाय मोर। जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ की प्राइस सस्ती है तो हम वो ज़्यादा खरीद लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आज का एग्जाम्पल देती हूँ, like today morning when I went with my mother to shop some essentials of houses, तो वहाँ पे सारे essentials में एक essential में एक प्राइस टैग मम्मा ने पढ़ा which says 99 रुपीज़, और एक काफ़ी बड़ा सा जो ड्रम आता है, वो ड्रम था जिसके अंदर बर्तन धोने का लिक्विड था, विच सेज विच ऑफर प्राइस जस्ट एट 99 रुपीज़। तो माई मॉम वॉज लाइक, ओ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी चीप, वाई नॉट टू बाई इट। तो एक ख़रीदा, फिर मम्मी को लगा कि नहीं 2 खरीद लेने चाहिए, हमेशा 99 में ही अवेलेबल नहीं होता, तो शी बॉट 2 रादर देन 1, जबकि वो ऑलरेडी बड़ा ड्रम है, मतलब आसानी से 3 महीने आराम से निकल सकते हैं, और वैसे 2 खरीदे मतलब 6 महीने के लिए वो बर्तन धोने का लिक्विड आराम से चलेगा। बट वाई शी बॉट नाउ? क्योंकि उन्हें लगा कि इतना सस्ता मिल रहा है, बाद में ये इतना सस्ता मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो उसकी प्राइस कम थी, तो एक रैशनल कंज्यूमर होने के नाते उन्होंने वो चीज़ खरीद ली। So when price of a good fall, a rational consumer will buy more. That is, demand expands when price falls. जिसे हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं, जिसे हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि डिमांड एक्सपांड मतलब डिमांड बढ़ जाती है when price fall. एक लॉजिक चलता है, देखो ये कोई लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, लॉजिक है कि जब भी कोई चीज़ का तो उसकी डिमांड बढ़ जानी है, जैसे ही उस चीज़ का प्राइस कम होगा, उस चीज़ को
डिमांड बढ़ जानी है, ठीक है। नाउ डिमांड एक्सपैंड्स एंड व्हेन प्राइस फॉल्स अ रैशनल कंज्यूमर विल बाय लेस, दैट इज डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। आई रिपीट, डिमांड एक्सपैंड्स and when price falls, when price of a good falls, rational consumer will buy more. Yes, जब प्राइस कम हो जाती है तो एक अच्छा कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा खरीदेगा, दैट इज़ डिमांड एक्सपांड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड एक्सपांड। और जब व्हेन अ प्राइस फॉल, जब प्राइस कम हो गई, अ रैशनल ओवर हियर जस्ट मेक अ करेक्शन, व्हेन अ प्राइस राइज इन योर सेकेंड लाइन, just make a correction, it is when a price rise, it's a mistake, I repeat again, make a correction in a second line over here, just cut this false, just cut this false, and write when price increase, just substitute it with increase. What's going on? Just substitute this word with increase, when price increase or when price rise. Write rather price rise or price increase. वापस से मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है प्राइस फॉल्स, जो सेकेंड लाइन में दिया हुआ है ये वाला, इसे कट कर दो। आई रिपीट, इसे कट कर दो और इसकी जगह पे लिख दो प्राइस राइज या फिर इंक्रीज। प्राइस राइज इज़ अ बेटर वर्ड। जब प्राइस बढ़ जाती है तो रैशनल कंज्यूमर विल बाय लेस। ओके, समझ में आया? जब किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो एक समझदार कंज्यूमर जो होगा वो उसे कम खरीदेगा, जिसे हम बोलते हैं डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब डिमांड कम हो जाना, एक्सपैंड मतलब बढ़ जाना। यू हैव एवर सीन द रबर बैंड? जब आप रबर बैंड खींचते हो तो बाहर की तरफ खींच के क्या होता है, एक्सपैंड होता है। जब आप उसको छोड़ते हो तो वो अंदर की तरफ आके कंट्रैक्ट हो जाता है। समझ में आया? तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि जब किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो आप वो चीज़ ज़्यादा खरीदते हो, और अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो आप वो चीज़ कम खरीदोगे। देखो, ये कोई बहुत साइंटिफिक साइंस नहीं है। सपोज़ करो मेरी दुकान है, मेरी दुकान के अंदर आप चीज़ें खरीदना है। जो कुर्ती, जो ड्रेस 1000 की थी, अब वो सारी कुर्तीज़ मैंने 600 में बेचने के लिए सेल में निकाल दी। तो अगर आप एक ख़रीदने आए होंगे 1000 में, तो आप 2 खरीद लोगे क्योंकि मैंने 600 में निकाल दिया वो चीज़ें। ठीक है, मतलब प्राइस कम हुई है तो आपने ख़रीदी ज़्यादा की। ठीक है, अब सपोज़ करो कि कोई सेल नहीं है, 1000 की कुर्ती 1000 में ही मिल रही है। इनफैक्ट वो डिज़ाइनर पीस है तो 1000 से जस्ट शुरुआत हो रही है। तो एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, बस अभी एक ख़रीदती हूँ, नेक्स्ट मंथ दूसरी खरीदूँगी। तो जब प्राइस बढ़ जा रही है तो आप कम खरीद रहे हो, और जब प्राइस कम हो रही है तो आप ज़्यादा खरीद रहे हो। ठीक है, तो जब आप ज़्यादा खरीद रहे हो तो डिमांड बढ़ रही है, जिसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम बोलते हैं डिमांड एक्सपेंस। और जब प्राइस कम हो रही है तो जब प्राइस कम हो रही है तो आप ज़्यादा खरीद रहे हो, जिसे आप इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हो डिमांड एक्सपेंस। जब प्राइस बढ़ रही है तो आप चीज़ें कम खरीद रहे हो, जिसे हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अगेन आई एम रिवाइजिंग फॉर यू। देखो, डिमांड का मतलब ये होता है कि जब किसी भी चीज़ को ख़रीदने का डिज़ायर, जब किसी भी चीज़ को ख़रीदने की चाहत बढ़ जाती है, आप वो चीज़ ख़रीदने के लायक हो, आप वो चीज़ ख़रीदना चाहते हो, और वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी प्राइस पे अवेलेबल है वो चीज़ उसी वक्त ख़रीद रहे हो, वो डिमांड है। ठीक है, डिमांड 2 चीज़ों से अफेक्ट होती है, मतलब इंसान जो है उसकी डिमांड, वो चीज़ को लेकर डिमांड 2 चीज़ें तय करती है।
पहला वो गुड की प्राइस क्या है और दूसरे डिटर्मिनेंट्स के बारे में अभी हमने डिस्कशन नहीं किया है। प्राइस, तो प्राइस में दो चीज़ें काम करती हैं, एक तो प्राइस इंक्रीज और दूसरा प्राइस फॉल। ठीक है, अब जब प्राइस राइज हुई, थिंक ऑफ इट स्टूडेंट, प्राइस राइज हुई मतलब वो चीज़ की भाव बढ़ गया है, तो आप क्या करोगे, कम खरीदोगे। प्राइस ज़्यादा है तो आप कम खरीदोगे, तो डिमांड क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, क्योंकि डिमांड कम हो गई। इसी तरीके से जब प्राइस गिर गई, जब प्राइस कम हो गई, तो एक अच्छे कंज्यूमर होने के नाते आप ज़्यादा खरीदोगे, जिसे हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि डिमांड बढ़ गई, दैट इज़ डिमांड एक्सपेंस। I hope it is very much clear to you all and I am making sense to you all. Okay, now other determinants, और कौन सी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमारा प्राइस इफेक्ट करता है। तो पहले हम हेडिंग्स लर्न करते हैं, ठीक है, देन आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी ऑफ हेड इन डिटेल। सबसे पहला, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। सबसे ज़रूरी, प्राइस के बाद अगर कोई चीज़ ज़रूरी आती है तो आपका टेस्ट और प्रेफरेंस। चलो समझो कि किसी चीज़ का प्राइस बहुत कम है, पर वो चीज़ मेरे टाइप की नहीं है, वो चीज़ मेरे टेस्ट की नहीं है, तो मैं ख़रीदूँगी इसे नहीं। तो प्राइस के बाद अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस। ठीक है, दूसरा, मेरी इनकम कितनी। चलो मेरा टेस्ट भी है उस चीज़ में, पर मेरी इनकम के साथ भी तो प्राइस मैच होनी चाहिए ना। ठीक है, इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, करेक्ट, चेक, भाई हमारे टेस्ट का है, इनकम चेक कि भाई मेरी इनकम है। फिर मैं चेक करूँगी कि उसी के रिलेटेड गुड्स की प्राइस कितनी है। रिपीट, रिलेटेड गुड्स से मेरा मतलब है पहला सब्स्टिट्यूट गुड, मैं समझाऊंगी सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब भी मैं समझाऊंगी। पहला मैंने क्या चेक किया, टेस्ट चेक किया, फिर मैंने चेक किया इनकम, फिर मैंने चेक किया प्राइस। मतलब TIP, टिप, डन, टिप इज डन। लुक, टेक द एसेंशियल्स, T for taste, I for income and P for price, which forms tip. I am writing over here, just लिख लो आप भी ताकि आपको ध्यान रहे। दैट इज टिप। ओके, T stands for taste, I stands for income and P stands for price of related good। इनकम किसका, जाहिर सी बात है कंज्यूमर का। टेस्ट किसका, जाहिर सी बात है कंज्यूमर का। ठीक है, नाउ दूसरा, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। जैसे मैंने आपको मेरी मम्मी का एग्जाम्पल दिया, मेरी मम्मी ने सोचा कि फ्यूचर में उसका प्राइस क्या हो सकता है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, हम एक्सपेक्टेशन देखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ अ पॉपुलेशन। उस चीज़ का, उसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल से उनका मतलब होता है आपका एज क्या है, आपका सेक्स क्या है, आपका रीजन क्या है, आपका पॉपुलेशन कितना है, दैट इज़ अवर डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ठीक है, तो फिर बात होती है एस, मतलब E स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशन एंड S स्टैंड्स फॉर साइज, दैट इज TIPES। ओके, रिमेंबर it is TIPES. Other determinants are TIPES. T stands for taste of the consumer, I stands for income of a consumer, P stands for price of related goods, E stands for expectation about future prices, and S stands for size and demographic profile of population. Okay, these were our headings. Now we'll discuss the inner part, the content. headings का मतलब जानेंगे कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहला, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपका टेस्ट कैसा है, आपको कैसी चीज़ें पसंद, आपको किस तरह की चीज़ें अच्छी लगती है, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ
consumer. Okay, I'll read it and then I'll explain. To a considerable extent, demand depends upon the taste and preference of a consumer. These are associated with her or he likes or dislike. If a person is fond of reading, her or his preference of reading will change with age. At a young age, a person prefers to read storybooks. Adolescents may prefer to read novels and in old age may prefer to read spiritual books. जाहिर सी बात है कि आपका टेस्ट और प्रेफरेंस आपकी एज के साथ चेंज हो जाता है. जैसे बचपन में आपको, जैसे एज अ बॉय, बचपन में आपको छोटी छोटी गाड़ियों से खेलना पसंद होगा, कार्स का शौक़ होगा. धीरे धीरे आप बड़े हुए, आपको रिमोट वाली कार का शौक़ आया होगा. फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए, आपको एक्टिवा, बाइक्स का शौक़ आया. फिर आप और बड़े हो गए, आपको एक्चुअल रियल वाली कार का शौक़ आ गया. तो आपका टेस्ट और प्रेफरेंस आपकी एज के साथ चेंज हुआ. ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू ऑल. इसी तरीके से यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी इंसान को रीडिंग का शौक़ है, जैसे आई लव रीडिंग, तो जब बचपन में तो हमें ऐसी वो कलरफुल स्टोरी बुक्स पसंद थी जिसके अंदर बहुत सारे पिक्चर्स हो, जिसके अंदर फेरी टेल्स हो, जिसके अंदर राजा रानियों की कहानी हो. ठीक है, जैसे जैसे बड़े होते गए, आई हैव स्टार्टेड रीडिंग विथ नॉवेल्स. ओके, फिर एक एज आएगा मेरा जब मुझे स्पिरिचुअल बुक ज़्यादा अच्छी लगेगी रादर देन दिस नॉवेल्स. एट दैट टाइम दिस नॉवेल्स विल नॉट मेक इनफ सेंस टू मी, आई गेस, because or it's due to maturity or it's due to because of my age. Okay, so इस तरीके से आपका जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, तो आप जैसे इस एज में, जैसे अभी आप आपकी जो एज है, क्या आप वो रिमोट कंट्रोल वाली कार के पीछे पैसा खर्च करोगे? नो, यू वोंट. समझ में आया? So that is taste and preference of a consumer. Then comes income of a consumer. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही इनकम है. ठीक है, आपकी इनकम सबसे इम्पॉर्टेंट है. जैसे सपोज़ करें कि मेरी इनकम अभी मंथ की कुछ 23,000 अराउंड है. ठीक है, तो जब मेरी 23,000 इनकम है तो मेरा खर्चा उस हिसाब से, उस मुताबिक होगा. सपोज़ करो कि मैं एवरी मंथ शायद शॉपिंग ना करती हूँ, या मैं अगर ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना चाहूँ तो मैं सिर्फ 2 महीने में एक दफ़ा शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मेरी इनकम सिर्फ 25,000. अब मेरी इनकम का रेशियो 40,000 तक रीच हो गया, तो हो सकता है मैं हर महीने शॉपिंग करूँ. समझ में आया? तो दैट इज़ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर. नाउ आई विल रीड इट फॉर यू. द डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम. समझ में आया? आपकी डिमांड आपकी इनकम के साथ साथ बढ़ जाती है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही ये है. जैसे ही पैसा आता है हमें ऐसा होता है ये चीज़ ख़रीद लेते, वो चीज़ ख़रीद लेते. सो आपकी डिमांड कब इंक्रीज़ हो जाती है? जब आपके पास पैसा होता है. जब आपके पास पैसा नहीं है, इंसान अपने आप चुपचाप बैठेगा. पैसा है नहीं, चीज़ें ख़रीदने का अपने आप ही दिल नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें ख़रीदने के लिए तो पैसा चाहिए. समझ में आया? सो व्हेन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर फॉल्स, हीज और हर डिमांड फॉर गुड फॉल्स. समझ में आया? इनकम ज़्यादा है, हमारी डिमांड भी ज़्यादा होगी. इनकम कम है, हमारी डिमांड भी कम होगी. दस देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड. डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट वर्ड कब इस्तेमाल होता है? जब दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, दोनों एक साथ कम हो रहे हैं. दैट इज़ डायरेक्ट. इन्वर्स रिलेशन कब होता है, या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन कब होता है? जब एक फैक्टर बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है. इन्वर्स या फिर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप कब होती है? जब एक फैक्टर बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है. अगर एक फैक्टर बढ़ रहा है तो साथ में दूसरा भी बढ़ रहा है, तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है. जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन. सबसे पहला हमारा इनकम और दूसरा हमारी डिमांड. अगर इनकम बढ़ रही है तो हमारी डिमांड भी बढ़ रही है. अगर हमारी इनकम कम हो रही है तो साथ साथ हमारी डिमांड भी कम हो रही है. तो यहाँ पे आप देखो, दोनों फैक्टर जो है, हमारी इनकम और हमारे डिमांड, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, दोनों एक साथ कम हो रहे हैं. इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. However, there are some goods known for an inferior goods in economy whose demand decrease with increase in income. हाँ, exception तो हर जगह होते हैं. There are always exception cases. So, कुछ inferior goods होते हैं इकोनॉमिक्स में जिसकी डिमांड कम हो जाती है इनकम बढ़ने के साथ साथ. जैसे कुछ गुड्स ऑलरेडी inferior होते हैं,
तो उनकी डिमांड आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ कम हो जाएगी. Thus these goods are exception to the direct relationship between income and demand. जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम और डिमांड की. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल. एक नॉर्मल इंसान जो है वो राइस जो है वो नॉर्मल राइस ख़रीद रहा है, मतलब जो केजी पे नॉर्मल मिल रहा है, जो सबसे जो सबसे सस्ता है वो ख़रीद रहा है जब उसकी इनकम कम है. अचानक उसकी इनकम बढ़ गई तो अब अचानक वो बासमती राइस ख़रीद रहा है क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई. तो जो नॉर्मल जो सस्ते वाले जो राइस थे वो इन्फीरियर गुड हो गए. तो यहाँ पे तो रिलेशनशिप उल्टी हो रही है. मतलब इस रिलेशनशिप में एक्सेप्शन सिर्फ इन्फीरियर गुड्स के साथ है. आई रिपीट, इस रिलेशनशिप में जो इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप है उसमें एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ इन्फीरियर गुड्स के साथ है. आई रिपीट, एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ इन्फीरियर गुड्स के साथ है. आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स. पहला पार्ट आपको क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है कि इनकम और डिमांड के साथ कैसे रिलेशनशिप है. वो रिलेशनशिप क्या है कि अगर किसी इंसान की इनकम बढ़ेगी तो वो गुड्स की डिमांड भी बढ़ा देगा. साथ में अगर किसी इंसान की इनकम कम हो रही है तो वो उसकी डिमांड भी कम कर देगा. लेकिन एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ इन्फीरियर गुड्स के साथ है. इन्फीरियर गुड्स में उल्टा होता है. अगर किसी इंसान की इनकम बढ़ गई है तो आप उस इन्फीरियर गुड की डिमांड कम कर दोगे. समझ में आया? मतलब जैसे आपकी इनकम बढ़ी आप वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड करोगे नहीं, वो सिर्फ एक एक्सेप्शन है. देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स से उसका मतलब है दो तरीके के गुड्स. पहला सब्स्टिट्यूट गुड, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड. आई रिपीट, पहला सब्स्टिट्यूट गुड, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड. The demand for a particular good in market depends upon the prices and availability of its related goods, namely substitute goods and complementary good. सबसे पहला substitute good. Substitute जैसे नाम क्या कह रहा है, substitute, जो रिप्लेस कर सको आप, इसकी जगह ये. Let's take an example. Have you seen the tiger biscuit? टाइगर का जो चॉकलेट वाला फ्लेवर आता है बिस्किट का, वो अगर आपने देखा हो तो वो समहाउ रिसेंबल करता है आपके लेट मी रिमेंबर विद स्टूडेंट्स, हाइड एंड सीक वाले बिस्किट को. हाइड एंड सीक वाला बिस्किट, अगर आप टाइगर का बिस्किट, वेट आई विल शो यू. लुक स्टूडेंट्स, ये आपका हाइड एंड सीक बिस्किट है. ठीक है, हाइड एंड सीक बिस्किट कुछ ऐसा लगता है. अब इसका सब्स्टिट्यूट एक है, आई विल शो यू. क्या नाम है इसका? टाइगर. They're not showing over here. ये रहा पहला ही है. ये देखो, ये कुछ कुछ आपको ऐसे नज़र आ रहा है कि वो I'll zoom it. कुछ कुछ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल हाइड एंड सीक की तरह दिखता है ना. तो वो एक सब्स्टिट्यूट गुड है. अब देखो, ये जितना 5 रुपये का मिलता है, वो वाला जो अपना हाइड एंड सीक वाला बिस्किट है वो 5 रुपये में ऐसा अवेलेबल ही नहीं है. तो वो क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट गुड. इंसान क्या सोचेगा, दोनों सेम ही तो दिख रहे, दोनों का फ्लेवर भी तो सेम है, दोनों में चॉको चिप्स भी अवेलेबल है, तो मैं वो 10 रुपये का ख़रीदूँ. इससे तो बेटर है कि मैं ये 5 रुपये में ख़रीदूँ. वो 10 रुपये के 3 ही, ये 5 रुपये में मुझे ज़्यादा दे रहा है, तो क्यों ना मैं वो ख़रीदूँ.
समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज़ है, ये जो क्राइटेरिया है, वो है सब्स्टिट्यूट गुड का। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कोको कोला एंड पेप्सी। कोको कोला और पेप्सी भी एक दूसरे के बहुत बड़े सब्स्टिट्यूट है, समझ में आया? दो उनका टेस्ट अलग है, पर हम लोग उन्हें सब्स्टिट्यूट कंसीडर करते हैं बिकॉज दे आर समवेयर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके, I'll read it for you. Substitute goods are those goods which can be easily used in place of one another. Such goods are similar characteristics. They can be used alternatively in the satisfaction of one. In other words, substitute goods are severely competing goods. आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा competing goods होते हैं. Very close competing brands of television, motorcycles, refrigerator, etc. substitute one another. If the price of a substitute good falls, then the consumer chooses to replace his or her current brand with a substitute which has become cheaper. Has demand for good fall when the price of substitute falls. देखो, जैसे मैंने हाइड एंड सीक और टाइगर का एग्जाम्पल लिया, तो अगर टाइगर की प्राइस कम है, तो हाइड एंड सीक की डिमांड लोग अपने आप कम कर देंगे, क्योंकि वो बहुत उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है। समझ में आया? अगर टाइगर की प्राइस कम हो जा रही है तो डिमांड फॉर हाइड एंड सीक विल रिड्यूस, ऐसा वो यहाँ पे बोल रहा है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स। आई विल स्टॉप हियर एज वीडियो विल गेट लेंथी इफ आई गो ऑन एक्सप्लेनिंग। जस्ट गो थ्रू दिस पॉइंट, यहाँ तक जितना भी पढ़ाया वो सब कुछ एक बार रीड कर लो, सो दैट व्हेन इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस यू डोंट mumble up everything. Okay, thank you so much. Have a good day. Stay safe and happy.